यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे बात करने वाले हैं, जिसमें आपका पब्लिक हेल्थ नर्स और कम्युनिकेबल डिसीज़ के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ जिनका कल दैट मीन्स 20 अगस्त को एग्ज़ाम है, आई थिंक झारखंड CHO का एग्ज़ाम होने वाला है कल आपका, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपना पेपर बहुत ही अच्छे से दीजिए ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ही अच्छे मार्क्स आए और आपका सिलेक्शन हो जाए। कल के लिए जिनका एग्ज़ाम है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस कि आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे के आएँ। अपकमिंग टाइम में जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, नॉर्सेट का एग्ज़ाम तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ KGMU, UP PSC के लिए, MP, NHM, ANM, GNM राजस्थान वालों का पेपर है, तो ये क्लास उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छी बात है जिनका स्पेशली ANM का पेपर है, GNM का पेपर है और CHO का है, वो लोग तो इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो इन सभी के बेस पर आपको एग्ज़ाम में आता है। तो यहाँ पर आज के क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में है, आपको हिंदी इंग्लिश में, जिससे आपको समझना बहुत ही ईजी रहेगा। पहला क्वेश्चन है, इन विच कम्युनिकेबल डिसीज स्किन रैशेस डू नॉट जनरली अपीयर। कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज़ है जिसमें स्किन रैशेस देखने को नहीं मिलते हैं? किस संचारी रोग में त्वचा पर चकत्ते आमतौर पर दिखाई नहीं देते हैं? मतलब सब में दिखाई देते हैं, किसी एक को छोड़कर। चिकन पॉक्स में, पोलियो में, मीजल्स में या फिर रूबेला में? किस में है जो चकत्ते और रैशेस नहीं आते हैं? चिकन पॉक्स में आते हैं, चिकन पॉक्स में आते हैं, मीजल्स में आते हैं, रूबेला में आते हैं, लेकिन जिसमें नहीं आते वो क्या है? पोलियो। पोलियो में रैशेस आपकी बॉडी पे नहीं आते। बाकी रूबेला में तो देखने को मिलते हैं। रूबेला जिसका दूसरा नाम है जर्मन मीजल्स, रोज स्पॉट्स रहेंगे यहाँ पर, वो इसी में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? जर्मन मीजल्स और रूबेला। तो इसमें सिम्टम रैशेस देखने को मिलेंगे, लेकिन जिसमें देखने को नहीं मिलेंगे वो क्या होगा? यहाँ पर वो होगा पोलियो। पोलियो में आपकी बॉडी पर रैशेस देखने को नहीं मिलेंगे। पोलियो में आपकी बॉडी का जो पार्ट अफेक्ट होता है वो होता है नर्वस सिस्टम। एग्जाम में आपको पूछा जाता है। पोलियो होता कैसे? फीकोरल रूट के थ्रू पोलियो वायरस है जो ट्रांसमिट होगा, आफ्टर दैट आपको अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज वूफिंग कफ एंड डिप्थीरिया मेनली स्प्रेड बाय। तो जो खांसी है और डिप्थीरिया है कैसे फैलेगा? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन से, वायरस से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या फिर पोल्यूटेड वाटर से। तो वूफिंग कफ और डिप्थीरिया क्या है? वूफिंग कफ और डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्या है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। वूफिंग कफ के लिए क्या है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। क्या है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ये दोनों किसके थ्रू फैलते हैं? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। ड्रॉपलेट का मतलब है स्नीजिंग, कफिंग, छींकने खांसने से जो मुंह से आपके जो ड्रॉप निकलेंगे, थूक के आपके हो गए या फिर आपने स्नीजिंग किया उससे, तो उसके थ्रू फैलेंगे और वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या कहलाएगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या होगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर दोनों बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, वूफिंग कफ और डिप्थीरिया, क्योंकि वूफिंग कफ का जो बैक्टीरिया वो क्या है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, जिसको 100 दिन की खांसी भी कहा जाता है। डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया फैलता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा। यह वैक्सीन वाली डिसीज़ है, मतलब इसे वैक्सीन मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसके लिए जो वैक्सीन लगती होती है DPT वैक्सीन, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस वैक्सीन, जो कि 6, 10 and 14 वीक्स की एज में बच्चे को लगाई जाती है। नेक्स्ट वन, मलेरिया मेनली अफेक्ट्स विच ऑर्गन। तो मलेरिया कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगा? लीवर, स्प्लीन, किडनी या फिर ब्रेन? एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, कई बार आया हुआ है, स्पेशली ANM और GNM में तो पूछा गया है। मलेरिया कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करेगा? तो मलेरिया अफेक्ट करता है आपकी स्प्लीन को। किसको? स्प्लीन को, क्योंकि मलेरिया में जो RBC का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होता है, और जब ये RBC का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होता है, हिमोलाइसिस होगा, तो यहाँ पर जाती कहाँ पर है? सीधा स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा RBC है जो इकट्ठी डिस्ट्रॉय होके जाएंगी, एक्सेसिव होंगी। तो स्प्लीनोमेगाली, क्या है? स्प्लीनोमेगाली। तो यहाँ पर जो ऑर्गन अफेक्ट करेगा, मेन ऑर्गन अफेक्ट होगा, वो होगा स्प्लीन। नेक्स्ट इज इन डॉट्स स्ट्रेप्टोमाइसिन इज गिवन बाय। तो
तो अब यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, डॉट्स को लेके क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पर डॉट्स है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन के अकॉर्डिंग जो डॉट्स थेरेपी है, तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन किस रूट से दी जाती है पूछा गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन में है यहाँ पर इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस या फिर ओरली। तो डॉट्स थेरेपी में ओनली ए सिंगल मेडिकेशन है जो इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है, आईएम रूट से दी जाती है। सबक्यूटेनियस, आईवी, ओरली नहीं दी जाएगी। जो डॉट्स में यदि पूछें तो ओनली एक मेडिकेशन है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन रूट से, स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो ओनली आईएम रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। तो यहाँ पर आपका यदि एग्जाम में पूछा जाता है डॉट्स, तो डॉट्स से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि डॉट्स है क्या, तो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत RNTCP के तहत डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स को लाया गया था, जो कि 1997 में कब आया था ये, जो डॉट्स है क्या है, डॉट्स है यहाँ पर, डॉट्स को तो लाया गया था 1993 में। ये चीज़ मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, आपको याद रहे कि जो डॉट्स है क्या है, डॉट्स। तो डॉट्स का जो फॉर्मली लॉन्च हुआ था 1993 में, कब, 1993 में। ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि डॉट्स प्रोग्राम है, स्ट्रेटजी है किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए डॉट्स कब आया था, 1993 में। और यदि RNTCP पूछे तो आया था 1997 में। नेक्स्ट वन इज डॉट्स से कि कितने महीने तक इसका जो कोर्स दिया जाता है। तो इसका कोर्स होता है एटलीस्ट 6 मंथ तक। किस तक, 6 मंथ तक। कैटेगरी फर्स्ट में 6 मंथ तक का है जो ड्यूरेशन यहाँ पे ऐड किया जाता है। नेक्स्ट वन, स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो स्लीपिंग सिकनेस किसके थ्रू ट्रांसमिट होगी, कॉक्सियला बर्नेटे के थ्रू, TST फ्लाई या फिर सैंड फ्लाई या फिर नन ऑफ द अबव। तो स्लीपिंग सिकनेस जिसको कहा जाता है अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस, क्या है, अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस, एक डिसीज है जो कि एक पैरासाइट के थ्रू फैलती है। क्या है, ट्रिप्नोमा ब्रोसियाई, क्या है, ट्रिप्नोमा ब्रोसियाई। अब यहाँ पर आपको ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप किसको मार्क करेंगे कि स्लीपिंग सिकनेस होगा कैसे। तो स्लीपिंग सिकनेस का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको पूरा दिन हो या रात हो आप कैसे रहेंगे, हाफ नींद टाइप में रहेंगे, वेकफुलनेस रहेंगे। सोने की बीमारी भी इसको कह सकते हैं, और फैलती है टेस्ट फ्लाइज के थ्रू। किसके थ्रू, टेस्टिस फ्लाइज के थ्रू। ये आपको एग्जाम में आ सकता है। टेस्टिस फ्लाई जो कि एक तरीके का इंसेक्ट है। यहाँ पर ये जनरली अफ्रीका में मेनली फैलती है, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जाम में आ सकता है। तो अभी तक इसके केस इंडिया में तो नहीं आए हैं, इंडिया में केस नहीं आए हैं, लेकिन आपने कम्युनिकेबल डिसीज़ में पढ़ा है ट्रिप्नोसोमियासिस जिसको कहा जाता है स्लीपिंग सिकनेस। और इसका रीज़न क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, टेस्टिस फ्लाई के वाइट करने के कारण। नेक्स्ट वन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स। मीजल्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है, ऑप्शन में है HIV, मिक्सोवायरस, वेरियोला वायरस या फिर वेरिसेला जूस्टर वायरस। तो यहाँ पर मीजल्स का जो क्या है, मीजल्स का जो वायरस है वो क्या है, तो मीजल्स का वायरस है मिक्सो वायरस। क्या है, मिक्सो वायरस। मीजल्स का दूसरा नाम क्या है, खसरा। और इसका जो वैक्सीन लगता है, जो वैक्सीन लगता है वो कब लगता है, 9 मंथ में, जब बच्चे की उम्र है जो 9 मंथ कंप्लीट हो जाए तब। नेक्स्ट वन, आशा वर्कर इज पोस्टेड इन ऑल गिवन बिलो प्लेसेस एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन है मैं आपको एक बार फिर रिपीट करती हूँ, स्पेशली GNM और ANM एग्जाम्स के लिए है, जिनका GNM और ANM की पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाला है अपकमिंग टाइम में। तो आशा कार्यकर्ता नीचे दिए गए सभी स्थानों पर पोस्टेड हैं किसी एक को छोड़कर। सब सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सुपर स्पेशलिटी सेंटर या फिर फील्ड विजिट। तो आशा वर्कर को CHC, PSC, सब सेंटर, फील्ड विजिट में अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन कभी भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गई, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मतलब कुछ पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम को लेकर हॉस्पिटल हो गई, जैसे कैंसर हॉस्पिटल हो गई, या फिर गैस्ट्रिक वाली हॉस्पिटल हो गई, या फिर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हो गई। तो पर्टिकुलर जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा, बाकी सब जगह की जाएगी।
इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज द प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट्स फ्रॉम। तो कम्युनिकेबल डिसीज जब आप प्रिवेंट करते हैं तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, प्राथमिक रोकथाम किससे होती है, संचारी रोग की रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम किससे होगी, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन से, इम्यूनाइजेशन से, अर्ली डायग्नोसिस से या फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज से। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ का जो प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन है जो किससे होगा, तो प्राइमरी तो होगा आपका इम्यूनाइजेशन से, अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट होगा सेकेंडरी में, किसमें, सेकेंडरी में, बट इन प्राइमरी प्रिवेंशन होगा इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन, ये सब आपका आ जाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट और जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आएगा सेकेंडरी में। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वो आपका आ जाएगा टर्सरी में। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर वॉज द बैक्टीरिया ऑफ टीबी डिसीज डिस्कवर्ड। तो टीबी का जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई है इसकी खोज किस वर्ष में की गई थी, 1882, 1890, 1900 या फिर 1870 में। तो कब खोज की गई थी टीबी के बैक्टीरिया की, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई इसकी खोज की गई थी 1882 में। किसने की थी ये भी पूछ सकते हैं कि जो टीबी का बैक्टीरिया है इसकी खोज है जो किसने की थी, तो टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। किसने, रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 को जो यहाँ पर खोज की गई थी टीबी के बैक्टीरिया की, याद रखना है आपको कब की गई थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। कब, 24 मार्च, 24 मार्च 1882। ये डेट आप याद रखें, एग्जाम में आपको आ सकती है कि टीबी के बैक्टीरिया की खोज, टीबी का बैक्टीरिया है क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। स्टेनिंग कौन सा मेथड अपनाई जाती है, तो वो जील नेल्सन मेथड, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। नेक्स्ट इज टेप यूज्ड फॉर, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस टेप का उपयोग होता है, MUAC का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो क्या है, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस टेप किसके लिए यूज़ किया जाता है, तापमान मापने के लिए, टेम्परेचर चेक, रेस्पिरेटरी रेट, एडिमा चेक या फिर माल न्यूट्रिशन लेवल चेक करने के लिए। तो किसके लिए MUAC टेप अपनाया जाता है, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस टेप। इसका दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर आप इसका दूसरा नाम रख सकते हैं साकिर टेप। साकिर टेप से याद आ गया होगा आपको, रेड बैंड, येलो बैंड एंड ग्रीन बैंड। तो यहाँ पर साकिर टेप का यूज़ और MUAC टेप का यूज़ किसके लिए होता है, कुपोषण का स्तर नापने के लिए, किसके लिए, माल न्यूट्रिशन लेवल चेक करने के लिए, MUAC टेप और साकिर टेप। नेक्स्ट वन, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोस फीटल एजेस। तो यदि भ्रूण की उम्र का पता करना है तो सबसे अच्छी जांच क्या है, एमनियोसेंथेसिस, एक्सरे, फंडल हाइट मेजरमेंट या फिर सीरियल अल्ट्रासाउंड। तो फीटल एज का जो बेस्ट तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है, अच्छे से जांच करना है, तो सही मेथड क्या होगी, तो वो होती है अल्ट्रासाउंड। क्या है, अल्ट्रासाउंड। जो भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं वो। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ एग्ज़ाम में आती है कि बच्चों के लिए, सॉरी, जो बहुत ज़्यादा बहुत सारे, एक मैं जो सेकंड शॉर्ट चैनल उस पर भी ये चीज़ बताऊँगी कि जो सोनोग्राफी है, क्या है, जो सोनोग्राफी है USG जिसको आप कहेंगे, प्रेगनेंसी में कराने से क्या है, हार्मफुल रहती है, ज़्यादा डॉक्टर कराते हैं, क्योंकि सिटीज़ में तो डॉक्टर 6 से 7 स्कैनिंग तक करवा देते हैं, बट उनको, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि ये नुकसानदायक नहीं है। बट जो आप यदि एज अ ANM के तौर पे आप अपनी होम विजिट के लिए जाते हैं तब आपसे पूछा जाता है, तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, स्पेशली बेबी के लिए, और अभी तक ऐसी कोई भी रिसर्च भी नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि अल्ट्रासाउंड क्या है, अल्ट्रासाउंड से साउंड ही एक तरीके का, जो साउंड है जो बच्चे के लिए, इसमें ना तो कोई रेस रहेंगी, मतलब कोई किरणें वगैरह तो जाएंगी नहीं जो MRI और एक्सरे में जाएंगी कि बच्चे को अफेक्ट करेंगी, इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये बच्चे के लिए सेफ रहता है, फीटस के लिए सेफ है। नेक्स्ट इज फीवर, वूफिंग कफ, बॉडी एक आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ। बुखार आना, खांसी आना, वूफिंग कफ का मतलब है यहाँ पे खांसी आना, बॉडी में पेन होना एक इसके लक्षण है, डिप्थीरिया के, पर्ट्यूसिस के, मीजल्स के या फिर मम्प्स के। तो ये किसके लक्षण है, वूफिंग कफ, पर्ट्यूसिस, 100 दिन की खांसी, ये सभी लक्षण है किसके, पर्ट्यूसिस के। पर्ट्यूसिस से क्वेश्चन बनता है कि
कौन सी वैक्सीन उन बच्चों को नहीं दी जाती जिनको फेब्राइल सीजर्स आने के या फिर जो कन्वल्जन्स आते हैं, तो वो यही है पर्ट्यूसिस कंटेनिंग वैक्सीन। तो जिन बच्चों को कन्वल्जन्स की प्रॉब्लम है, फिट्स की प्रॉब्लम है या फिर कुछ न्यूरो नर्व्स रिलेट करती हुई डिसीज़ है, तो उनको पर्ट्यूसिस वैक्सीन नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि ये बच्चे में कन्वल्जन्स को लाने का कारण बन सकती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस को 100 दिन की खांसी, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस इसका कॉजेटिव एजेंट है। इसमें जो खांसी आती है एटलीस्ट 100 दिन तक रहेगी, फीवर रहेगा, बॉडी एक रहेगा। नेक्स्ट वन, वूफिंग कफ एंड डिप्थीरिया मेनली स्प्रेड बाय, सॉरी ये दो बार ऐड हो गया यहाँ पे क्वेश्चन आपको। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स एल्बेंडाजोल मेडिसिन इज गिवन। तो जो कृमिनाशक दवाई है यहाँ पर एल्बेंडाजोल क्या है? एंटी हेलमिंथिक एजेंट है। तो एल्बेंडाजोल है जो कितने वर्ष के बाद दी जाती है? 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद या फिर 6 महीने के बाद। तो एल्बेंडाजोल एंटी हेलमिंथिक एजेंट है, कृमिनाशक दवा जिसको आप कह सकते हैं। तो ये कब दी जाती है? जब बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा हो जाए। बिफोर 1 ईयर बच्चे को एल्बेंडाजोल नहीं दी जाती है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है एल्बेंडाजोल को। मेडिसिन कौन सी दी जाती है? तो हेलमिंथिक इन्फेक्शन के लिए एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल यूज़ की जाती है। और यहाँ पर ये मेडिसिन बच्चे की उम्र यदि 1 साल से कम है तो बच्चे को मेडिसिन नहीं दी जाती है, भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज, गर्भवती माताओं के साथ जननी शिशु सुरक्षा योजना में कितने वर्ष के आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क सेवा दी जाती है? गर्भवती माताओं के साथ साथ, गर्भवती माताओं का मतलब प्रेगनेंसी के साथ साथ जो JSY स्कीम हम आगे पढ़ेंगे, JSY कब आई थी? जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो यहाँ पर जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत कितने ईयर तक के बच्चों को निःशुल्क सेवा दी जाती है? जननी शिशु सुरक्षा योजना JSSY स्कीम। यहाँ पर बर्थ टू 30 डेज, बर्थ टू 3 मंथ, बर्थ टू 1 ईयर, फिर बर्थ टू 6 मंथ तक। किस एज तक? यहाँ पर सॉरी ये जननी शिशु सुरक्षा योजना ही है, ये है यहाँ पर JSSY स्कीम। क्या? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और JSS की स्कीम। तो यहाँ पर जो बेनिफिशियर्स की बात करें हम, बेनिफिशियर्स की बात करें हम, तो 1 साल तक माँ के साथ साथ बच्चे को भी, 1 साल तक के बच्चे को भी ये सुविधा यहाँ पे दी जाती है। याद रखना है कितना? बर्थ टू 1 ईयर तक JSS के कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा योजना अलग है, जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा योजना मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके जो काम है वो भी मिलते जुलते, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज होती है। इसमें यहाँ पर आपका जो इन्फेंट है वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो इसमें जो बच्चा है कितना? 1 साल तक की उम्र का बच्चा, हाँ 1 साल तक की उम्र का बच्चा यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लॉन्च। तो जननी सुरक्षा योजना अलग है, JSY स्कीम है, JSS के। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था? 1 जून 2011, 1 जुलाई 2012, 1 अगस्त 2011 या फिर none of the above। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था 1 जून 2011 को। कब? 1 जून 2011 को। इसके पहले आया था JSY जननी सुरक्षा योजना, जो कि 12 अप्रैल 2005 को आई थी। इसके तहत कैशलेस डिलीवरी के साथ साथ यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दिया गया था, ताकि मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके। नेक्स्ट इज, व्हेन द वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे आप कब मनाते हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू में क्या होता है जो कि जानलेवा होता है निकोटिन। एग्जाम में आपको आता है तंबाकू में क्या होता है? निकोटिन। तो अब जो टोबैको डे है, क्या है? इंटरनेशनल और वर्ल्ड नो टोबैको डे है, आप कब मनाते हैं? तो ये आप हर साल मनाते हैं। कब? 31 मई को, 31 मई को। अब इस साल की थीम क्या थी? ग्लोबल जो वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम है वो क्या है? ग्रो फूड नॉट टोबैको। 2023 की जो थीम है वो क्या है? ग्रो फूड नॉट टोबैको। ये इस साल की क्या थी? थीम थी। याद रखना है,
मनाते कब? 31 मई को हर साल। थीम थी ग्रो फूड नॉट टोबैको, खाना अनाज का उपजाएं लेकिन तंबाकू नहीं। नेक्स्ट वन, व्हेन वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेटेड। एग्जाम में आते हैं, इंटरनेशनल डे तो आते ही आते हैं। टीबी डे या फिर ट्यूबरक्लोसिस डे है जो आप हर साल कब मनाते हैं? विश्व तपेदिक दिवस 21 मार्च, 24 मार्च, 12 मई या फिर 21 जून को कब मनाते हैं? 12 मई को तो आप इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाते हैं। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर आपका आंसर आएगा क्या? 24 मार्च। क्या है? 24 मार्च। इस साल की थीम है 2023 की। क्या है 2023 की थीम? यस वी कैन एंड टीबी। 2023 की थीम याद रखना है, क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। टीबी की विश्व तपेदिक दिवस की इस साल की, तो वो यस वी कैन एंड टीबी। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1962 में, फिर इसको रिवाइज किया गया था। पहले तक क्या नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, फिर रिवाइज हुआ तो हुआ रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम 1997 में। फिर इसमें कुछ और चेंजेस हुए, तो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ RNTCP? तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का नाम फिर से बदला गया। ये नाम फिर से बदला गया। RNTCP 1997 में आया था, इसका नाम दोबारा से बदला गया। तो क्या रखा गया? दोबारा जब इसका नाम बदला गया तो वो था नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। क्या है? 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर RNTCP का नाम बदलकर NTEP रख दिया। क्या रख दिया? NTEP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो क्या है SDG गोल्स हैं, उसके तहत रखा गया कि 2025 तक हमें पूरे विश्व को टीबी से क्या करना है? मुक्त करना है। तो जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम नया नाम है किसका? RNTCP का। तो ये 2020 में यहाँ पे इसका नाम बदला गया था। RNTCP से बदल के क्या कर दिया गया? NTEP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम 2025 तक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, अकॉर्डिंग टू दैट 2025 तक टीबी को हमें एंड करना है। नेक्स्ट वन इज, व्हेन वाज द वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड? तो हम विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 12 में या फिर 19 दिसंबर को। तो वर्ल्ड एड्स डे क्या है? विश्व एड्स दिवस। तो एड्स डे है जो हम कब मनाते हैं? तो एड्स डे हम हर साल मनाते हैं 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे। इसकी इस साल की थीम क्या थी? ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। HIV एड्स है जो फैलता किससे है? यहाँ पर एड्स वायरस एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है जो HIV एड्स है जो। तो यहाँ पर इसकी थीम कब है? कब हम मनाते हैं? 1 दिसंबर को। और 2022 की जो थीम थी वो क्या थी? इक्वलाइज। क्या थी? इक्वलाइज। लेकिन 2023 की थीम क्या है यहाँ पर इस साल की? और इसके लिए कौन सा रिबन यूज होता है? तो वो होता है रेड रिबन। इस साल की थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वन इज, व्हेन द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड? हमने रिसेंट में ये मनाया है, जो नर्सिंग कॉलेज में उन्होंने पूरा बाकायदा रंगोली वगैरह बना के वो अवेयरनेस के तौर पे सेलिब्रेट किया है। हॉस्पिटल में है जो जितने भी हॉस्पिटल में लोग काम करते हैं उनको भी पता होगा, लेकिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इसकी एग्जैक्ट जो वीक है वो पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? ब्रेस्ट फीडिंग को लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। कब? 1st वीक ऑफ अगस्त, 2nd वीक ऑफ अगस्त, 3rd वीक ऑफ जनवरी या फिर 1st वीक ऑफ जून। तो जैसे जून का महीना पूरा मलेरिया मंथ के तौर पर मनाया जाता है, वैसे ही वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर मनाया जाता है 1st वीक ऑफ अगस्त। अगस्त है जो क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। नेक्स्ट वन, व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड? विश्व पोलियो दिवस। तो आज की क्लास में हम 20 हैं जो ऐसे इंटरनेशनल नेशनल डे की बारे में बात करेंगे। 20 क्वेश्चंस तक आपको 20 यहाँ पर डेज बताए गए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। 2 या 3 डेज तो आते ही आते हैं। तो वर्ल्ड और विश्व पोलियो दिवस हम कब मनाते हैं?
24 अक्टूबर, 24 मार्च, 25 अक्टूबर या फिर 24 नवंबर को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो आप मनाते हैं 24 अक्टूबर को। व्हेन वर्ल्ड पोलियो डे, विश्व पोलियो दिवस तो कब मनाते हैं आप, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट वन, व्हाट कंट्रीज हैव स्टिल हैव पोलियो इन 2022। तो इंडिया तो भाई रेडिकेट हो गया है, पोलियो मुक्त हो गया है, लेकिन अभी भी वैक्सीन दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन IPV दी जाती है। लेकिन कौन सा देश है जहाँ अभी भी पोलियो है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो 2022 तक जो WHO की रिपोर्ट थी 2022 की, तब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ पे मैंने दोनों इसलिए ऐड किए, इनकेस आपको पाकिस्तान न रहे एग्जाम में, अफगानिस्तान रहे, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। अभी भी 2 देश ऐसे हैं जहाँ पर पोलियो है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। नेक्स्ट वन इज बाइटॉट स्पॉट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो बाइटॉट स्पॉट किसकी कमी के कारण होंगे? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या फिर विटामिन D की कमी के कारण। बाइटॉट स्पॉट होते हैं विटामिन A की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन A की कमी के कारण। नेक्स्ट वन इज व्हेन शुड बी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान कब शुरू किया जाना चाहिए? आफ्टर 1 आवर, आफ्टर हाफ आवर, एज 1.5 पॉसिबल या फिर आफ्टर 2 आवर। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के जन्म के बाद आफ्टर हाफ आवर और एज सुन एज पॉसिबल हो तब भी, या फिर आधे घंटे के अंदर। नॉर्मल डिलीवरी है तो 30 मिनट और सिजेरियन हुआ है तो 1 आवर। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। तो यहाँ पर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का मतलब क्या है? असेसमेंट ऑफ यूट्रस, ओव्यूलेशन ऑफ यूट्रस, रिटर्न ऑफ यूट्रस टू नॉर्मल स्टेज या फिर ऑल ऑफ दी अबव। एक होता है सब इन्वोल्यूशन और दूसरा होता है इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक ना हो पाना। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी में जो आपकी यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कितनी होती है, 60 ग्राम तक, 60 ग्राम तक, लेकिन प्रेगनेंसी में 1000 से 1100 ग्राम तक की है जो हो जाएगी। तो अब इन्वोल्यूशन में क्या होगा, वापस रिवर्ट बैक होगी। तो ये रिवर्ट बैक होने वाली स्टेज है, क्या कहलाती है? इन्वोल्यूशन। नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होना क्या कहलाता है? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। अब यहाँ पर ये देखिए कुछ डेज ऐड किए गए हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई, वर्ल्ड लेप्रोसी लास्ट संडे ऑफ जनवरी। ये तो आपको आ सकता है कि आप वर्ल्ड लेप्रोसी और हैंसन्स डिसीज लेप्रोसी डे है लास्ट संडे जनवरी में, जो भी लास्ट संडे पड़ेगा उस दिन। कैंसर डे 4 फरवरी, इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च, ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल तक, याद रखना है आपको। इम्यूनाइजेशन वीक, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 to 30 अप्रैल। जैसे फर्स्ट वीक है अगस्त का ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, वैसे ही वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है 24 से 30 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। नेशनल डिवॉर्मिंग डे, जो कृमिनाशक दवाएं दी जाती हैं इंडिया में, तो कब है? 10 फरवरी को। हार्ट डे लास्ट संडे ऑफ सितंबर। डेंगू डे 16 मई, ब्लड डोनेशन डे 14 जून। एक ऑर्गन डोनेशन अलग है और ब्लड डोनेशन अलग है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, गर्भ समापन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? यहाँ पे क्वेश्चन है आपका MTP एक्ट पास्ड इन विच ईयर? 1971, 1961, 1975 या फिर 1981 में। तो गर्भ समापन अधिनियम के तहत 20 वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है MTP एक्ट के तहत, और ये पारित किया गया था कब? 1971 में। यहाँ पर जो एक लिमिट रखी गई है कि कितने वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, तो क्या है यहाँ पर 20 वीक की प्रेगनेंसी, 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ये आ सकती है 20 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा? एस्ट्रोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर HCG। कॉर्पस ल्यूटियम
ओवरी है जो रिलीज करती है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि एक नॉर्मल टर्म हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनिशियल टाइम में कंसीव करने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम है जो प्रोजेस्टेरोन की कमी को पूरा करेगा। आफ्टर दैट ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा खुद से रिलीज करने लगेगा। तो इनिशियल टाइम पर कॉर्पस ल्यूटियम कौन रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरोन। और एक नॉर्मल टर्म हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन सबसे ज़्यादा जरूरी है वो क्या है? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट वन, वेक्टर ऑफ काला अजार इज, तो काला अजार का वेक्टर क्या है? सैंड फ्लाई, मॉस्क्यूटो, टेस्टिस फ्लाई या फिर हाउस फ्लाई। तो काला अजार के लिए जो वेक्टर के तौर पर काम करेगा वो क्या होगा? सैंड फ्लाई। नेक्स्ट इज विटामिन सी इज अ, विटामिन सी कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड, निकोटिनिक, फॉलिक या फिर लिपोइक एसिड। केमिकल नाम पूछा है विटामिन सी का। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। अब यहाँ पर विटामिन सी किसके लिए ज़रूरी है? इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, घाव जो वुंड है उसकी हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन सी। तो यहाँ पर विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखिए यहाँ पर आप इसका नाम नोट कर लें या फिर डिसीज़ के नाम लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पर सभी विटामिन के केमिकल नेम और इनसे होने वाली कमी के कारण प्रॉब्लम। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, B1 थायामीन, B2 राइबोफ्लेविन, B5 पेंटोथेनिक, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलेट, B12 साइनोकोबाल्मिन, फाइटोनेडिन विटामिन के का नाम है, टोकोफेरॉल ई, एस्कॉर्बिक एसिड सी और आर्गो कैल्सीफेरॉल डी। तो ये तो केमिकल नेम हो गए। अब दूसरी चीज, विटामिन हैं जो दो कैटेगरी के होते हैं। क्या है? विटामिन हैं जो 2 कैटेगरी हैं। कौन सी? फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। तो फैट सॉल्यूबल में यहाँ पर कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। क्लियर? ए, डी, ई, के। फिर आता है वाटर वाले विटामिन जो पानी में घुलनशील विटामिन है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स के क्या है? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, तो यहाँ पर C एंड B कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसके अलग अलग हैं इसलिए। तो A, D, E के फैट सॉल्यूबल हो गए, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स के पूरे कौन से हो गए? पानी में घुलनशील हो गए। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनमें कौन से विटामिन की कमी हो सकती है? तो वो होता है B12। कौन सा विटामिन? यहाँ पर ऐड करती हूँ मैं, जो वेजिटेरियन पीपल हैं। क्या है? जो वेजिटेरियन पीपल हैं उनमें किस विटामिन की कमी होती है? तो वो है B12। कौन सा? B12। B12 विटामिन की कमी किस में होती है? साइनोकोबाल्मिन जो विटामिन कहा गया है उसकी कमी होती है जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि B12 मोस्ट ऑफ दी जो एनिमल कंटेनिंग फूड है उससे मिलेगा। किससे? एनिमल कंटेनिंग फूड से। तो यहाँ पर B12 की कमी और साइनोकोबाल्मिन की कमी होती है जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें। अब विटामिन B1 की कमी से जितनी भी आँखों की प्रॉब्लम होती हैं, वाइट आउट स्पॉट हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, ज़ेरोप्थेल्मिया हो गया, सब विटामिन ए की कमी से होगा। B1 से वेरी, B2 से अर्बोफ्लेविनोसिस, B3 पेलाग्रा जिसको आप नियासिन कह सकते हैं। क्या है? B3 नियासिन और इसकी कमी से क्या होता है? पेलाग्रा। फिर B6 पायरिडॉक्सिन, इससे होता है एनीमिया। B7 की कमी हो जाए मतलब बायोटिन स्किन के लिए ज़रूरी है। तो स्किन की प्रॉब्लम किससे होगी? डर्मेटाइटिस जो स्किन प्रॉब्लम में होगी बायोटिन की कमी से। विटामिन B12 और विटामिन B9 ये सब एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो B12 की कमी से क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन सी से स्कर्वी होगा, स्वेलिंग होगी गम्स में, ओट्स आपके कटे फिटे रहेंगे वो। विटामिन डी से हड्डियों में प्रॉब्लम होगी, रिकेट्स इन चिल्ड्रन और ऑस्टियोमलेसिया इन एडल्ट्स। विटामिन ई की कमी से होगा लेस फर्टिलिटी, मतलब फर्टिलिटी के लिए जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? विटामिन ई। और टोकोफेरॉल पर, और जो विटामिन डी है क्लॉटिंग के लिए, एग्जाम में आपको आता है विटामिन के किसके लिए? क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चों में विटामिन के का इंजेक्शन भी दिया जाता है ताकि बच्चों को ब्लीडिंग और हेमरेज से प्रिवेंट किया जा सके।
यहाँ पर आपको एग्जाम में विटामिन ई की यदि हम बात करें तो इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। स्टेरिलिटी का मतलब है यहाँ पर फर्टिलिटी के लिए जो विटामिन जरूरी है वो कौन सा है, वो है विटामिन ई। नेक्स्ट वन इज हेलोजन टैबलेट इज अ टैबलेट कंटेनिंग। तो ये जो एक हेलोजन टैबलेट होती है इसमें क्या होगा, KMnO4, क्लोरीन, ओजोन या फिर अमाइन। तो हेलोजन टैबलेट में क्या रहेगा, आप लोग भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि KMnO4 का मतलब है पोटेशियम परमैंगनेट। अब यहाँ पर जो हेलोजन टैबलेट है, क्या है, हेलोजन टैबलेट है, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, जनरली कुछ रेयर केस में, क्या है, रेयर केस में यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो हेलोजन टैबलेट में क्या रहेगा, इसमें रहेगा क्लोरीन, क्या होगा, क्लोरीन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स बोन्स एंड मसल्स। तो बोन्स और मसल्स को, मतलब हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने का काम कौन करेगा, टेंडन, लिगामेंट्स, कार्टिलेज या फिर मसल्स। तो हड्डियों और मसल्स को जोड़ने का काम करते हैं टेंडन्स, क्या करेंगे, टेंडन्स। लिगामेंट और बोन्स को जोड़ने का काम करेंगे, सॉरी, बोन्स और जॉइंट्स को जोड़ने का काम कौन करेगा, लिगामेंट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो ना तो वैक्सीन से प्रिवेंट होगी ना ही इम्यूनाइजेशन किससे, उस डिसीज का नाम क्या है। ऑप्शन में है यहाँ पर पोलियो, डिप्थीरिया, टीबी या फिर MI। क्या होगा इसका नाम, वो होगा यहाँ पर MI। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए कोई वैक्सीन नहीं, टीबी के लिए BCG है, पोलियो के लिए ओरल पोलियो IPV है, डिप्थीरिया के लिए DPT कंटेनिंग वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट वन इज पेप्सिनोजन इन द स्टमक इज सीक्रेटेड बाय। जो पेप्सिनोजन एंजाइम है स्टमक में, इसको कौन रिलीज करेगा, सीक्रेट करेगा, चीफ सेल्स, गॉबलेट सेल्स, G सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स। तो पेप्सिनोजन जो स्टमक से सीक्रेट होगा, तो स्टमक में पेप्सिनोजन को स्टमक की कौन सी सेल्स इसको रिलीज करेंगी, तो वो होंगी चीफ सेल्स। कौन सी, चीफ सेल्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, सुक्रोज या फिर पेप्टाइड्स। तो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, वो है अमीनो एसिड, क्या है, अमीनो एसिड। नेक्स्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज नॉर्मली अराउंड। तो ह्यूमन ब्लड का जो नॉर्मल pH है वो किस रेंज में होता है, 7.35 to 7.45, 6.34 to 6.34 to 7 या फिर 8.5 to 8.4 या फिर 7 to 9। पहली चीज़ आपको एग्ज़ाम में एमनियोटिक फ्लूइड, ब्लड, यूरिन और जो गैस्ट्रिक जूस है इनका pH पूछ सकते हैं। तो ह्यूमन ब्लड का pH होता है 7.35 से 7.45 तक जो pH स्केल होती है, इसकी रेंज होती है 0 to 14 तक। तो यहाँ पर 1 से 7 तक जो चीज़ें आती हैं वो कहलाती हैं एसिडिक नेचर की। जब 7 से आगे जाता है मतलब बेसिक और क्षारीय नेचर में चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो एसिडिक में जितने भी गैस्ट्रिक जूस है वो आपके आ जाएंगे, लेमन आ जाएंगे, जो भी खट्टी चीज़ें हैं वो एसिडिक में आएंगी। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं क्योंकि इनका बिलो 7 pH रहेगा। एल्कलाइन नेचर में क्या आ जाएगा, जो भी चीज़ें 7 के अबव जाएंगी। तो ह्यूमन ब्लड का pH कितना है, 7.35 to 7.45। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हार्मफुल एंड हार्मलेस वेस्ट। तो हार्मफुल और हार्मलेस वेस्ट को सेपरेट करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, जो वेस्ट हार्म कर सकता है और जो नहीं कर सकता है, हार्मफुल और हार्मलेस दोनों को अलग करने की प्रोसेस क्या है, सेग्रीगेशन, डिस्पोजल, ट्रांसपोर्टेशन या डिकंटामिनेशन। क्या कहलाएगा, दोनों को, हार्मफुल और हार्मलेस दोनों को अलग करने की मेथड ये कहलाएगी सेग्रीगेशन। क्या कहलाएगा, सेग्रीगेशन। नेक्स्ट वन इज ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेटेड मलेरिया डे। मलेरिया मंथ मनाते हैं हम जून में, लेकिन मलेरिया डे कब मनाते हैं, 5 जून, 15 अगस्त, 25 अप्रैल या फिर 20 सितंबर। मलेरिया डे हम मनाते हैं 25 अप्रैल को। कब, 25 अप्रैल को। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिसीज।
तो जलोढ़ रोग और वाटर बॉर्न डिसीज कौन सी है? टीबी, कोलेरा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया। टीबी जो है यहाँ पर आपकी बैक्टीरियल डिसीज़ है और जो कि यहाँ पर आपकी किस में आएगी? ड्रॉपलेट में। कोलेरा हो गई वाटर बॉर्न, क्योंकि जो विब्रियो कोलेरा है गंदे खाने पीने के कारण ही आपके अंदर आएगा। इसका जो राइस वाटर स्टूल है कोलेरा का, वो एक क्लासिकल फीचर है। इन्फ्लुएंजा वायरल है। मलेरिया यहाँ पर फीमेल एनाफ्लीज के काटने के कारण होगा, मॉस्किटो के कारण। तो वाटर बॉर्न यहाँ पे क्या होगी? कोलेरा। विब्रियो कोलेरा से होगी। यहाँ पर कॉजेटिव एजेंट क्या है? विब्रियो कोलेरा। क्लासिकल साइन होता है राइस वाटर स्टूल। नेक्स्ट वन इज हाउ कैन एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इन्फेक्शन बी प्रिवेंटेड? तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो आम और अमीबियासिस होगा उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के संक्रमण को किस प्रकार से रोका जा सकता है? कीपिंग फूड कवर्ड, ईटिंग बाय वॉशिंग हैंड, वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड ईटिंग। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो ईटिंग बाय वॉशिंग हैंड, जब आप खाना खाते हैं तो उसके पहले हाथ धुल के, किससे? खाना खाने के पहले हाथ धुल के एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अ न्यूबॉर्न? तो एक नवजात में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 30 से 40, 20 से 25, 15 से 25 या फिर 10 से 20। तो न्यूबॉर्न बेबी की रेस्पिरेटरी रेट हाई होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स के और टोडलर्स के। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी रेट होगी न्यूबॉर्न बेबी की वो होती है 30 to 40 पर मिनट तक। कितना? 30 to 40 पर मिनट तक। 120 to 140 तक तो उनकी पल्स रेट होती है। और यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो कितना? 30 से 40। नेक्स्ट वन, न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग इज डन यूजिंग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके नवजात परिपक्वता की रेटिंग की जाती है? बैलार्ड स्कोर, चैंडलर्स स्कोर, अपगार स्कोर या फिर ओलियंडर स्कोर। ये चैंडलर स्केल और बैलार्ड स्कोर एग्जाम में आते हैं। अपगार तो आपको पता ही है कि जो 5 स्कोरिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। लेकिन न्यूबॉर्न मैच्योरिटी, यदि मान लीजिए आपको पता नहीं है कि बच्चे की जेस्टेशनल एज कितनी रही है, तो यहाँ पर बैलार्ड स्केल और बैलार्ड स्केल के थ्रू आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में आता है क्या? बैलार्ड मैच्योरेशनल असेसमेंट और बैलार्ड स्कोर। यहाँ पर आपको जो डिस्कवरी की थी किसने? डॉक्टर जीन एल बैलार्ड ने। किसने? डॉक्टर जीन एल बैलार्ड ने। और इसका यूज़ किया जाता है जेस्टेशनल एज का पता करने के लिए। मान लीजिए कि बच्चे के पैदा होने के पहले ही जेस्टेशनल एज पता ही नहीं है, जेस्टेशनल एज पता नहीं है, तो उस एज को पता करने के लिए 6 यहाँ पर फिजिकल, 6 नर्व मसल डेवलपमेंट साइन है जो चेक किए जाएंगे। तो यहाँ पर बैलार्ड स्कोर है जो यूज़ की जाएगी किसके लिए? न्यूबॉर्न मैच्योरिटी का पता करने के लिए कि जेस्टेशनल एज कितनी रही है, कितनी जेस्टेशनल एज की प्रेगनेंसी में बच्चा पैदा हुआ है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ? तो डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर, वेट, लिविंग प्लेस या फिर बिहेवियर। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आपको एग्जाम में आते हैं, तो इनमें से जो होगा वो होगा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नोन एज सोशल डिसीज? तो सामाजिक रोग के रूप में कौन सी डिसीज जानी जाती है? ट्यूबरक्लोसिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, लेप्रोसी या फिर मलेरिया। सामाजिक बीमारी और सामाजिक रोग, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, वो क्या है? वो ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, वॉशिंगटन, लंदन या फिर पेरिस है। तो आपको फर्स्ट ईयर में ही याद होने वाला क्वेश्चन है। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। हर साल हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड चीफ। ऑप्शन में है यहाँ पर प्लाज्मोडियम, एडिस मॉस्क्यूटो, एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो या फिर टेस्ट फ्लाई। तो जो डेंगू है होता है एडिस मॉस्क्यूटो के द्वारा। किसके द्वारा? एडिस एगिप्टी मॉस्क्यूटो के द्वारा। टेस्ट फ्लाई के द्वारा है जो टेस्ट फ्ली है, इसके थ्रू ट्रिप्नोमा है जो डिसीज जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस कहेंगे। यदि आपको पूछते हैं
टेस्ट फ्लाई के थ्रू क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस। प्लाज्मोडियम किसके लिए है? मलेरिया के लिए। एनाफ्लिस मॉस्क्यूटो है किसके लिए? मलेरिया के लिए। प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, एनाफ्लिस मॉस्क्यूटो फीमेल एनाफ्लिस मॉस्क्यूटो क्या है? एक मच्छर है जो कि मलेरिया को कॉज करेगा। नेक्स्ट वन इज फैमिली प्लानिंग मेजर्स ऑफ यूजिंग अ डायफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड। तो फैमिली प्लानिंग मेजर्स जिसमें जैसे कि डायफ्राम हो गया, डच कैप हो गया, आपको एग्जाम में कॉन्डोम भी आ सकता है। तो किस तरीके के मेजर्स? नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या फिर कैलेंडर मेथड। तो किस टाइप की मेथड है? डायफ्राम और डच कैप या फिर कॉन्डोम हो गया, तो ये सभी है बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कौन सी? बैरियर, या फिर हम जिसको मैकेनिकल मेथड भी कह सकते हैं। IUCD में कॉपर टी आ जाएगा, मिरेना आ जाएगा, प्रोजेस्टासाइट आ जाएगा। नेचुरल मेथड में कोई भी एब्सिस्टेंस आ जाएगा, मतलब कि आपको इंटरकोर्स करना ही नहीं है, या फिर आप नेचुरल मेथड में जो विड्रॉल मेथड है वो अपना सकते हैं। फिर आता है कैलेंडर मेथड। तो कैलेंडर मेथड में आप सेफ डेज अनसेफ डेज के अकॉर्डिंग है जो आप जो मेथड अपनाते हैं वो किस में आएगी? कैलेंडर मेथड में। लेकिन डायफ्राम और डच कैप पे दोनों किस में आएंगे? मैकेनिकल और वेरियर मेथड में। कॉन्डोम भी एक इसी का एग्जाम्पल है वेरियर मेथड का। नेक्स्ट वन, कार्डियक पेशेंट और पेशेंट विथ सफरिंग सम हार्ट डिसीज कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कुछ कार्डियक डिसीज है पहले से ही, तो उस पर्सन को हम कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने के लिए कह सकते हैं? हार्मोनल पिल्स, मिनी पिल्स, IUCD या फिर डच कैप। अब यहाँ पर इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो जो इस भी पर्सन को कार्डियक पेशेंट है तो हम उसको ना तो IUCD के लिए कहेंगे, ना ही मिनी पिल्स के लिए कहेंगे, ना ही हार्मोनल पिल्स के लिए कहेंगे। उसको हम या तो कॉन्डोम के लिए कह सकते हैं, डच कैप के लिए कह सकते हैं, मतलब बैरियर मेथड अपनाने के लिए कहेंगे। क्योंकि जो मिनी पिल्स है यदि आपको एग्जाम में आता है तो जो भी नर्सिंग मदर्स होती हैं या फिर लैक्टेशनल मदर होती हैं उनमें हम मिनी पिल्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हार्मोनल पिल्स है जो यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर है उनमें हम यूज़ नहीं कर सकते। IUCD है, IUCD जनरली जब यूज़ करने को कहेंगे कि आपका यदि एक बेबी हो गया है तो आप यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि IUCD के भी दूसरे कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी यदि जो आपको पीरियड्स आते हैं तो उसमें हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, पेन होगा। ये IUCD का एक क्या है? मेन साइड इफ़ेक्ट यदि आता है तो। लेकिन जो डच कैप है, कॉन्डोम है, ये सब क्या है? बैरियर मेथड है। और यदि किसी पर्सन को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको यूज़ करने के लिए हम कह सकते हैं। यदि आपसे नर्सिंग और लैक्टेटिंग मदर के लिए पूछे कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट होगी तो वो होगी मिनी पिल्स। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द एनी ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इट्स कॉल्ड। जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है लेकिन यहाँ पर कहा है आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, लेकिन डिलीवरी होने के पहले, बेबी का जन्म नहीं हुआ है उसके पहले, लेकिन वायबिलिटी स्टेज के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो क्या कहलाएगी? एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रापार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज की ऑल ऑफ दी अबव। एंटी का मतलब है बिफोर डिलीवरी, इंट्रा मतलब डिलीवरी के टाइम पर, पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद। अब यहाँ पे कहा है कि बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी के जन्म लेने के पहले, लेकिन वायबिलिटी स्टेज के बाद, वायबिलिटी स्टेज के बाद बेबी के डिलीवर होने के पहले वेजाइना से, जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? एंटीपार्टम हेमरेज। क्या है? एंटीपार्टम हेमरेज। और इसका मेन रीज़न होता है प्लेसेंटा प्रीविया। यदि आपको एग्जाम में आता है एंटीपार्टम हेमरेज का मेन रीज़न क्या है तो वो होता है प्लेसेंटा प्रीविया। मतलब प्लेसेंटा को जनरली सेंटर पार्ट में अटैच होना चाहिए लेकिन ये बाहर की तरफ लोअर साइड अटैच होगा जिसके कारण ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो इसका मेन कॉज क्या है? जैसे हमने पोस्टपार्टम हेमरेज का मेन कॉज पढ़ा यूट्राइन टेटेनी, वैसे ही एंटीपार्टम हेमरेज का मेन रीजन होता है प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट।
तो सभी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के क्लिनिकल फीचर्स हैं किसी एक को छोड़कर। इफासमेंट ऑफ सर्विक्स, कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट, मिनिमल डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट या फिर सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। तो क्या है यहाँ पर जो कि फर्स्ट स्टेज के साइन सभी हैं किसी एक को छोड़कर, मतलब जो सेकंड का हो सकता, थर्ड का, फिर फोर्थ स्टेज का। 4 स्टेज होती हैं लेबर की। फर्स्ट में इफासमेंट ऑफ सर्विक्स देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे 3 से 5 मिनट में, डिसेंट होगा प्रेजेंटिंग पार्ट, जो सर्विक्स से पूरी 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाएगी। लेकिन सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग एक इसका साइन है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर का, सॉरी ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का साइन, क्योंकि इस टाइम पे प्लेसेंटा है जो बाहर आने वाला होता है तो उसी के साइन है। सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग यूट्रस है वो ग्लोबुलर शेप में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये सभी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के साइन होंगे। लेकिन इफासमेंट ऑफ सर्विक्स, कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट, मिनिमल डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, सर्वाइकल डायलिटेशन पूरा 10 सेंटीमीटर, ये क्या है फर्स्ट स्टेज है। सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग ये प्लेसेंटा एक्सपल्सन का साइन है। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। यदि आपकी बॉडी में कोई बाहरी बैक्टीरिया वायरस एंट्री करता है तो क्या है जो आपको फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलेगा। ऑप्शन में है यहाँ पर पायरेक्सिया, ब्लीडिंग, स्वेलिंग या फिर डलनेस। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, जब तक आपकी बॉडी कोई लक्षण नहीं दिखाएगी होगा पायरेक्सिया, मतलब फीवर का आना। फीवर से ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। तो एक नवजात बच्चे का जो लंबाई है वो कितनी होती है, 45 से 55 सेंटीमीटर, 35 से 40 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर की ननब्दी अबव। तो एक न्यूबॉर्न बेबी की जो नॉर्मल लेंथ होती है वो होती है 45 to 55 सेंटीमीटर। एक एवरेज की बात करें तो हम 50 सेंटीमीटर, लेकिन आपको इस तरीके से रेंज वाइज पूछते हैं तो वो होती है 45 से 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज द इफ द बेबी बॉर्न बिलो द 2.5 kg वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ इट्स कंसिडर्ड। यदि किसी बच्चे का जन्म एट द टाइम ऑफ बर्थ जन्म के समय 2 किलो 500 ग्राम से भी कम है तो ये बेबी क्या कहलाएंगे, लो बर्थ वेट बेबी, नॉर्मल बर्थ वेट बेबी, मैक्रोसोमिया या फिर वेरी लो बर्थ वेट बेबी। तो ये कौन से बेबी कहलाएंगे, बच्चे का वजन 2.5 kg से अबव जाता है तब ए बेबी कहलाते हैं क्या, नॉर्मल। 2.5 kg से ज़्यादा जाता है मतलब है क्या है, नॉर्मल है। लेकिन जब यही क्या हो जाए 2.5 kg से कम आ जाए तो ये कहलाते हैं लो बर्थ वेट बेबी। क्या है, लो बर्थ वेट बेबी। नॉर्मल बर्थ वेट 2.5 kg से ज़्यादा। मैक्रोसोमिया का मतलब होता है कि बेबी लार्ज साइज का हो रहा है, 4 kg से भी ज़्यादा इनका वेट जाता है। फिर आता है वेरी लो बर्थ वेट बेबी, जब बच्चे का वजन एट द टाइम ऑफ बर्थ 1500 ग्राम से भी कम है तो वो कहलाते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबी, VLBW। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी कहलाते हैं जब बच्चे का वजन 1 किलो से भी कम हो, लेस देन 1000 ग्राम। 1.5 kg से कम तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी, 1 किलो से भी कम तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, 2.5 kg से कम तो लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट वन इज द बर्थ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया डन विद इन हाउ मैनी डेज। तो भारत में जन्म का पंजीकरण कितने दिनों के अंदर करवाना चाहिए, 14 दिन, 18 दिन, 21 दिन की 24 दिन। तो जन्म और मृत्यु दोनों के लिए बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के अकॉर्डिंग है जो जन्म और मृत्यु का पंजीयन हमेशा विद इन 21 डेज के 21 दिनों के अंदर है जो करवा लेना चाहिए। और ये एक्ट कब आया था, 1969 में, 1969 में। व्हेन प्राइमरी टीथ इरप्शन स्टार्ट्स। तो प्राइमरी टीथ कब आना स्टार्ट होते हैं, 6 मंथ ऑफ एज, 4 मंथ ऑफ एज, 8 मंथ ऑफ एज या फिर 10 मंथ्स ऑफ एज। तो प्राइमरी टीथ इरप्शन का मतलब है कि बच्चे के पहले दांत कब आते हैं, तो हमेशा लोअर स्टार्ट होते हैं 6 मंथ की एज से। कब से, 6 मंथ से। पूरे प्राइमरी टीथ कब तक आ जाते हैं, 2 साल की एज तक। फिर सेकेंडरी टीथ मतलब परमानेंट टीथ है जो कब आते हैं, तो 6 ईयर तक की एज के, 2 साल तक तो प्राइमरी टीथ आते हैं, फिर 2 से
6 साल तक ये पूरे रहेंगे आपके, लेकिन 6 साल के बाद ये गिरेंगे। आफ्टर दैट आपके परमानेंट टीथ हैं आना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, यदि प्राइमरी पूछे तो 6 मंथ ऑफ एज से। लेकिन ये तो हमने अपने एग्जाम पर्पज से पढ़ लिया, लेकिन यदि जिन बच्चों के 6 मंथ के हो गए, 8 मंथ के हो गए, दांत नहीं आ रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बच्चे का डेवलपमेंट है जो अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि किसी के 6 मंथ में आ गए, कोई बच्चा 6 मंथ में, बेसिकली एक आइडियल एज होती है, लेकिन किसी का डेवलपमेंट थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन वो किसी और चीज़ में एक्टिव रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि यदि प्राइमरी टीथ 6 महीने में नहीं आए मतलब आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट वन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करवाना चाहिए, 6 मंथ तक, 12 मंथ तक, 4 मंथ्स तक या फिर 24 मंथ्स तक। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ओनली ब्रेस्ट मिल्क, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। दूध, पानी, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध कुछ भी नहीं देना है, ओनली माँ का मिल्क। तो ये कब तक करवाना है हमें, 6 मंथ तक। कब तक, 6 महीने तक। आफ्टर दैट 6 महीने के बाद आप बच्चे को कुछ भी सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसको हम अन्नप्राशन कहेंगे, वीनिंग कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहेंगे। तो वो क्या होगा, 6 महीने के बाद करना है हमें, लेकिन 6 महीने तक हमें ओनली माँ का दूध ही पिलाना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। अब आता है वीनिंग। तो वीनिंग का मतलब होगा बच्चे में जब आप आफ्टर 6 मंथ की एज के बाद कुछ सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं खाने पीने में, तो वो कहलाएगी वीनिंग। क्लियर। नेक्स्ट इज विच टेस्ट यूज्ड टू डायग्नोज द टाइफॉइड। तो टाइफॉइड को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, बिडाल टेस्ट, सिक टेस्ट, CD4 सेल काउंट या फिर एलिजा। बिडाल टेस्ट होता है टाइफॉइड के लिए, ध्यान से सुनिए चारों ऑप्शन। बिडाल टेस्ट होगा टाइफॉइड को डायग्नोज करने के लिए, सिक टेस्ट होगा डिप्थीरिया को डायग्नोज करने के लिए, CD4 सेल काउंट होता है एड्स HIV को डायग्नोज करने के लिए। यदि CD4 सेल्स काउंट लेस देन 200 से भी कम जाता है मतलब पर्सन कंफर्म है कि उसको एड्स हो गया है। एलिजा भी वायरल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व हृदय दिवस हम कब मनाते हैं, हेल्थ डे तो 7 अप्रैल हो गया, यहाँ पर है विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे 29 मार्च, 29 अक्टूबर, 29 सितंबर या फिर 29 दिसंबर। तो विश्व हृदय दिवस मनाते हैं 29 सितंबर को, कब, 29 सितंबर को। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज ऑब्जर्व्ड इन एवरी। तो हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाते हैं, 1st वीक ऑफ अगस्त, 2nd वीक ऑफ अगस्त, 1st वीक ऑफ जून या फिर 2nd वीक ऑफ जुलाई। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो स्तनपान सप्ताह है वो हम मनाते हैं हर साल 1st वीक ऑफ अगस्त को। और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि माँ के दूध को लेके या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए हम हर साल ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर सेलिब्रेट करते, ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक, 1st वीक ऑफ अगस्त। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च। तो स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ था, 2 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 10 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। तो इसके तहत अभी आई थिंक लास्ट 3 और 4 ईयर से है जो कंटिन्यूसली जो सिटी टॉप पर जा रही है स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्लीनिंग के मामले में, वो क्या है, इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर जो शहर है वो क्या है, टॉप पर है क्लीनिंग के मामले में। यदि स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको सिटी पूछते हैं कि कौन सी सिटी टॉप पर है, तो वो है इंदौर। नेक्स्ट वन, ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी इट्स नोन एज। यदि पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, पेरिकार्डाइटिस, न्यूमोथोरिक्स, एसाइटिस या फिर हाइड्रोसेफेलस। तो यदि एक्यूमुलेशन होता है पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का तो ये कहलाएगा एसाइटिस। क्या होगा, एसाइटिस। नेक्स्ट वन, इन एथरोस्क्लेरोसिस आर्टरी विल बी। तो एथरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, लिपिड कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाएगा जो आर्टरी है उनमें।
आर्टरी क्या है, हॉलो पाइप जैसा होगा, पाइप में कुछ फंस जाए तो वो कैसी हो जाएगी, वही है यहाँ पर आपका लॉजिक। थिक होंगी, इलास्टिक होंगी, फ्रेजाइल होंगी कि हार्ड होंगी। एथेरोस्क्लेरोसिस में आपकी आर्टरीज में लिपिड का डिपोजिशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है, उसके कारण आर्टरी क्या हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी इस तरीके से। एथेरोस्क्लेरोसिस में आर्टरीज में इस तरीके से डिपोजिशन हो गए, पाइप जैसी बिल्कुल क्या है, क्लियर नॉर्मल आर्टरी है। इस तरीके से आपने खूब खाया पिया, ऐसा खाया पिया, फैटी आइटम्स खाए, इसमें हाई लिपिड आइटम हो वो सब खाया आपने, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाई, तो आपकी आर्टरी ऐसी हो जाएंगी। जब ऐसी होंगी तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी रेट कितनी रहती है? ऑप्शन 20 पर मिनट, 30, 14 या फिर 10 रेस्पिरेटरी पर मिनट। तो प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी रेट होती है 20 रेस्पिरेटरी पर मिनट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द ग्रोथ। आपने पीडियाट्रिक में, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा है, मैच्यूरेशन पढ़ा है। तो यहाँ पर ग्रोथ क्या है? साइकोलॉजिकल स्किल डेवलपमेंट है, फिजिकल ग्रोथ है, प्रोग्रेसिव ग्रोथ है, इन साइज और शेप इन बॉडी पार्ट्स, या फिर बोथ बी एंड सी, मतलब फिजिकल भी है और साइज और शेप में भी बॉडी के पार्ट्स का बढ़ना है। तो वो कहलाएगी आपकी ग्रोथ, जिसमें आपकी फिजिकली ग्रोथ होने के साथ साथ आपके बॉडी पार्ट्स की भी शेप और साइज बढ़ रही है। साइकोलॉजिकल स्किल डेवलपमेंट का मतलब होगा डेवलपमेंट, आप मेंटली भी प्रॉपर तरीके से हैं तो वो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन, बेस्ट वे टू कलेक्ट ब्लड सैंपल इन न्यूनेट। तो यदि आपसे न्यूनेट में ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है तो आप कहाँ जाके ब्लड कलेक्ट करेंगे? हील से, हैंड से, नेक से कि बैक से? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो हमेशा यदि न्यूनेट बेबी में पूछते हैं तो ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है कहाँ से? हील से, एड़ी से। नेक्स्ट वन, When we can hear the baby's fetal heart sound by the fetoscope। तो फीटोस्कोप जो आपने देखा है कि स्टील का होता है, डॉक्टर्स के यहाँ देखा होगा, क्लिनिक पे देखा होगा, एंटीनेटल विजिट पे जाएंगे तो आपके जो कम्युनिटी बैग है उसमें आपके पास रहेगा। तो यहाँ पर FHS फीटोस्कोप से कितने वीक की प्रेगनेंसी में सुन सकते हैं? 0 वीक्स, 28 वीक्स, 20 वीक्स या फिर 14 वीक्स। तो FHS साउंड आप फीटोस्कोप से 20 वीक की प्रेगनेंसी में सुन सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, बिलो द स्किन विच इंजेक्शन इज इंजेक्टेड। तो स्किन के नीचे कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस या फिर इंट्रामस्कुलर। तो आई होप आपको आज की ANM GNM वाली ये क्लास अच्छी लगी हो। कोई डाउट्स हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।